हाँ आओ बेटा। नमस्ते सर। प्रकाश, गुड बेटा। आप बाड़मेर जिले के रहने वाले हो? जी सर। शेरवा तहसील, गांव कौन सा बेटा? अमरलाल। बमल्ला। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी जगह बना हुआ है, तो गांव तो अच्छा है। और अभी आप पंचायती राज में काम कर रहे हो? सर मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत ही बढ़िया। और आपने ये किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, बैचलर ऑफ साइंस। ओके, वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये बताओ कि पंचायती राज संस्थान, पहले एक जमाने में ये सारा का सारा काम कलेक्टर के अंडर में होता था, डेवलपमेंट का भी और रेगुलेशन का भी, और भूमि के प्रबंधन का भी सारा काम कलेक्टर के पास होता था। इसी प्रकार नीचे जब हम एसडीओ तक आते थे तो उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता था हर चीज का। जब से पंचायती राज के पास पावर्स आई हैं, तब से पंचायती राज के जो कार्य हैं वो अलग जिला परिषद के द्वारा मूवमेंट होता है सारा का सारा। जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। अब ऐसी स्थिति में अगर आप एसडीओ बन जाते हो, आरएएस अधिकारी बन जाते हो, तो आरएएस अधिकारी बनकर आप विकास कार्यों पर अपना कंट्रोल और नियंत्रण कैसे रखोगे? जी सर। अभी जो पहले राजस्व प्रशासन और विकास प्रशासन के लिए कार्य साथ साथ होते थे, वर्तमान में विकास प्रशासन के लिए अलग इकाई जैसे पंचायत समिति है और राजस्व प्रशासन के लिए तहसील है। तो एसडीएम लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं विकास कार्यों की, जहाँ विकास कार्य चल रहे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जाते हैं देखते हैं, फील्ड इंस्पेक्शन भी करते हैं। और जन सुनवाई के द्वारा परिवार यदि कोई विकास परियोजना में कोई गड़बड़ी है और कोई गबन की पाया जाता है तो उनको चेक भी करते हैं एसडीएम। मान लीजिए एक एसडीओ ने आज बुलाया बीडीओ को, भाई तुम्हारे बहुत गड़बड़ काम हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, कहते रहो आप, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। सर एसडीएम सर विकास अधिकारी को भी बुलाएंगे साथ में, और ग्राम विकास अधिकारी को भी बुलाएंगे कि आपके ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ अनियमितता पाई गई है, तो वो विकास अधिकारी के माध्यम से उनको नोटिस देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सर आपने अपने गांव के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट रन करती है उनको विजिट किया? सर मेरे स्कूल है सर, पंचायत में, ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी है, और एएनएम का जो पीएससी है, और जो पीएचईडी का जो वाटर वर्क्स है सर। अच्छा, ये बताओ कि एएनएम जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर। सॉरी सर। अच्छा, ये बताओ, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? सर जो आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी आशा की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, सॉरी सर, फुल फॉर्म। और आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर दोनों इनके आईसीडीएस से जुड़े हुए काम करते हैं। और जो आशा वर्कर और दोनों सहयोगी है, जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जो उनको 3 प्रकार के उसमें होते हैं, आशा, सहयोगी और जो आंगनबाड़ी की जो मुख्य जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तीनों सहयोग से करते हैं। जो कार्यकर्ता उनकी मुख्य होती है। नहीं, आशा क्या आशा वाले वर्कर का क्या काम है? जो पोषण से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, जो पोषाक का वितरण है, और जो 0 से लेकर 3 या 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो गर्भवती महिलाओं हैं उनकी सूचना तथा उनको जो टीकाकरण, इससे संबंधित कार्य करती है। शेरवा में एक आदर्श पीएससी भी है ना? उस आदर्श पीएससी क्यों कहते हैं उसको दूसरी पीएससी जैसे? उससे क्या फर्क होता है आदर्श पीएससी में और दूसरी पीएससी में? ये सरकार द्वारा जो पीएससी में गुणवत्ता बेहतरी के लिए जो कुछ स्कूलों को भी आदर्श की नो, स्कूल की बात नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं कि कुछ पीएससी को जो इसके अंदर है, मैंने देखी हुई है ना इसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शेरवा की जो पीएससी है वो आदर्श पीएससी डिक्लेयर कर रखा है उसको सरकार ने। क्यों, क्या ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जो आदर्श पीएससी कहलाती है वो? सॉरी सर, उस बारे में जानकारी नहीं। ओके, जो मिड डे मील स्कीम है काम, वो तो देखी होगी आपने ज्यादा, क्योंकि तो पंचायत डायरेक्ट मॉनिटर करती है उसको, स्कूल भी डायरेक्ट पंचायत के द्वारा मॉनिटर होते हैं, है ना? तो मिड डे मील स्कीम के अंदर गुणवत्ता खाने की कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? अगर आप वहां पर बीडीओ हो, एज आरएएस ऑफिसर आप बीडीओ बन गए, जी सर, क्योंकि बीडीओ बन सकते हो और एसडीओ भी बन सकते हो, जी तो बीडीओ बनकर आपके कैसे गुणवत्ता उसकी सुनिश्चित करोगे? सर। मिड डे मील की गुणवत्ता के लिए रोजाना जो इंस्पेक्शन करवाना, किसी जैसे रोजाना इतने सारे स्कूलों का कैसे इंस्पेक्शन करो? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को टीम बनाकर मॉनिटरिंग, जैसे इंस्पेक्शन, जैसे औचक निरीक्षण करवाना कि स्कूल में जो पोषाक वितरण हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो खाने की क्वालिटी है, जो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के द्वारा जो किसी एक शिक्षक को लगाया जाता है कि 1 महीने के लिए कि आप जो खाने की गुणवत्ता देखेंगे, फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद में दूसरे शिक्षक को लगाया जाता है कि आप खाने की गुणवत्ता देखेंगे, ताकि ये उनके रेगुलर जो उनका
परिवर्तन होता रहता है और वो देखते हैं कि खाने की गुणवत्ता सही है कि नहीं है, तभी सभी शिक्षक इस व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए प्रक्रिया, जिससे कि हमें पता चल सके कि गुणवत्ता का भोजन बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सर, इससे संबंधित मेरे अनुसार 7 डेज चार्ट होना चाहिए कि ये खाना मिलेगा और बच्चों पर इस पे फीडबैक ली जाए कि खाना सही बन रहा है नहीं बन रहा है। और जो टीचर है उनको शिफ्ट में लगाना चाहिए, जैसे एक महीना खाने की गुणवत्ता ये देखेंगे, दूसरे महीने के ये देखेंगे, ताकि वो सभी टीचर्स उस खाने की व्यवस्था से के बारे में जान सके और निर्णय ले सके। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि एसडीओ का मूल वर्क क्या होता है, कोर वर्क? जी सर, एसडीएम का एसडीओ का, हाँ एसडीओ का सर, एसडीएम का मूल कार्य राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए कार्य तथा जो कानून व्यवस्था और जो परिवाद आते हैं राजस्व से जुड़े हुए उनको निपटाना तथा सर मैं भी तो याद कर पा रहा हूँ। ओके, अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये कहें कि एक एसडीओ और एक एसडीएम, ये दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन क्यों दे रखे हैं? जी सर, जब एसडीओ राजस्व प्रशासन से एसडीएम जब राजस्व प्रशासन जुड़े हुए जो न्यायिक जो शिकायतें हैं उनका निर्धारण, फॉर एग्जाम्पल जैसे जमीन से नामांतरण से हो गई, तो वो एसडीएम थोड़ी होगा उस समय। सर उससे संबंधित कोई विवाद है तो वो तो एसडीओ के पास आएगा, तहसीलदार से एसडीओ, सर एसडीएम, फिर एसडीएम कब कहलाएगा वो? सर जो मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो बेसिक चीजें है ना मेरे, कि जब अपन जिस सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें अपने को आनी चाहिए। सर मुझे याद होना चाहिए था पर मैं भी याद नहीं कर पा। कोई बात नहीं, ऐसी कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाड़मेर के अंदर आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सर बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो पेयजल और जो सिंचाई को लेकर है। सर क्या है पेयजल की समस्या? पेयजल में जो जल है, नहरें हैं, तो नहरें सीमित क्षेत्र पे है, बाड़मेर पूरे क्षेत्र में नहीं है, और जो पेयजल है वो फ्लोराइड युक्त है सर। तो जो खारे पानी की समस्या है, इसलिए सिंचाई के लिए भी सही नहीं है, और जो पानी पेयजल है उसमें सर फ्लोराइड की वजह से घुटनों में लोगों के घुटनों में दर्द भी रहता है। तो फिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से कि जहां पर फ्लोराइड बहुल क्षेत्र है वहां पर अच्छा मीठा पानी पहुंच जाए? सर अभी पिछले कुछ समय में देखा गया जो इंदिरा गांधी नहर और जो नर्मदा गांधी नहर जिन क्षेत्रों में आई है वहां का जल स्तर भी बढ़ गया है, और जो फ्लोराइड की समस्या है वो भी, क्योंकि जो नहर के द्वारा पानी आया उसके जो रिस्टोर हुआ उस वजह से पानी भी मीठा हो गया है, तो इस वजह से जो फ्लोराइड की समस्या कम हो गई। इस वजह से नहरों का जाल बढ़ाना चाहिए सर। नहरों का जाल बढ़ाना चाहिए, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपके उस रेगिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर भगवान का बहुत पूजा की जाती है, वो कौन से होते हैं? सर रामदेव जी सर। कहाँ पर है? सर वो जैसलमेर के पोखरण उपखंड में रामदेवरा गांव में। रामदेवरा, क्या उनका मान्यता है उनके बारे में? क्योंकि बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं उनके पास। रामदेवरा के बारे में एक सांप्रदायिक सौहार्द का मंदिर माना जाता है, और उन्होंने वहां पर एक भैरू राक्षस था उसका वध किया था और क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। उसको लेकर मान्यता है और लोग उनके कुल देवता के रूप में मानते हैं, और कोई भी अपना शुभ कार्य शुरुआत करने से पहले रामदेवरा के पास मंदिर में जाते हैं। या अभी जब ऑपरेशन चलाया था हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन सिंदूर सर। तो उस समय आप लोगों ने बाड़मेर में क्या किया था? सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरी ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर ये ड्यूटी थी ग्राम पंचायत में कि जो लोगों को रात्रि के समय लाइट वगैरह ऑफ रहे, और जो टीम आके रुकी थी आर्मी की उनको सपोर्ट किया जाए, उनको रूम दिया जाए, और इस प्रकार की व्यवस्था रही थी सर। प्रकाश जी सर। तुम बिल्कुल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हो, तो एक गांव में कितने सरकारी कर्मचारी काम करते हैं? थोड़ा आपने देखे गांव वहां के? जी सर। तो बताइए किस किस क्षेत्र में और कौन कौन सरकारी कर्मचारी कितने काम करते हैं? सर जैसा कि मेरी ग्राम पंचायत में मैं सर बता सकता हूँ कि 4 तो सर स्कूल है, तो स्कूल में टीचर्स हैं, और इसके अलावा जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है 4 आंगनबाड़ी है, और उसके अलावा एएनएम और जो सीएचओ वो है, और उसके अलावा जो वाटर बॉक्स के एक अधिकारी हैं जो मोटर और पंप को चलाते हैं, और दूसरे सर कृषि पर्यवेक्षक है सर। और बिजली वाले भी होंगे? सर विद्युत विभाग के हैं सर। विद्युत विभाग 2 गांवों का संयुक्त है, तो दूसरे गांव के। सड़कों वाले भी होंगे कोई? सर सड़क के हैं, पर सड़क का पर्टिकुलर कोई विभाग गांव में नहीं बना हुआ है, ब्लॉक। इतने लोग काम कर रहे हैं एक गांव में, जिसके बावजूद गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा? देखिए आपके यहाँ स्वास्थ्य के लिए कर्मचारी हैं, जी सर, शिक्षा के लिए कर्मचारी हैं, जी सर, पानी सप्लाई के लिए कर्मचारी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारी हैं, जी सर। तो फिर भी गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा? सर
अधिकारी हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सर पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि गांव का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे अभी कुछ विभागों को इन समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य और स्कूल में गांव का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, गरीब कल्याण की 5 परियोजनाएं बताएं मेरे को। जी सर। जो गांव में चलती है। जी सर, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना, नरेगा हो गया, और प्रधानमंत्री आवास योजना, और खाद्य सुरक्षा योजना है, बिल्कुल, अन्न योजना, और सर जनाधार योजना, सर राशन कार्ड जनाधार। हाँ, राशन कार्ड, ओके। और सर एक जो अभी चल रही है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसके तहत व्यक्तिगत टांके बनाए जाते हैं। हाँ, और आयुष्मान कार्ड भी होगा, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला भी होगी। उज्ज्वला सर। तो ये सब योजनाएं काम करती हैं जी सर। जी सर। किसानों को मिलता है 6 महीने में, हर 6 महीने में जी सर 6,000 रुपया जो। जी सर। और राजस्थान सरकार ने इसको अभी बढ़ा भी दिया सर, वो बढ़ा दिखा उन्होंने। जी सर। वो सबको अकाउंट में डायरेक्टली चला जाता है, डीबीटी के माध्यम से जाता है, डायरेक्टली अकाउंट में चला जाता है। जी सर। अच्छा, अभी सरकार ने 4 श्रम कानून बनाए हैं, 28-29 कानूनों को खत्म करके। जी सर। उनका क्या उद्देश्य था और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? सर जो अभी 4 श्रम कानून को एकीकरण किया गया है। पहले 29 कानून थे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते थे। सरकार द्वारा उनको एकीकृत करने के लिए अब उन कानूनों को एकीकृत कर दिया, ताकि जो कानून प्रक्रियात्मक जटिलताएं आती थी उनको कम किया जा सके और कानूनों की स्पष्टता हो, ताकि किस राज्य में कौन से कानून अलग अलग प्रकार और कंपनियां जो कोई निवेश करती है तो उनको अलग अलग कानूनों का सामना न करना पड़े और एकीकृत कानून हो। तो आप समझते हैं कि इससे औद्योगिकरण में कुछ फायदा होगा? जी सर, इसमें सर श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी गई है, उनका औपचारीकरण और उनको लिए सामाजिक सुरक्षा तथा उनके लिए समान वेतन, और महिलाओं के लिए समान वेतन और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं सर। अच्छा, ये संचार साथी क्या है समझते हैं? सर संचार साथी साइबर क्राइम को कम करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐप है जो मोबाइल में प्री इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि साइबर क्राइम से होने वाली गतिविधियों है उसको कम किया जा सके। वो प्री इंस्टॉल का निर्णय तो शायद बदल दिया सरकार ने। जी सर, सरकार ने अब इसको ऐच्छिक तौर पर अपने का निर्णय लिया। ओके। अच्छा, अगर आपको आपके जिले का बाड़मेर का कलेक्टर बना दिया जाए तो 5 प्राथमिकता बताएं जिनके ऊपर आप काम करेंगे पहले। सर यदि मुझे बाड़मेर जिले का वर्तमान जिले का बनाया जाता है, सबसे बड़ी समस्या है सर पेयजल की, और दूसरी सर कृषि की, जो कृषि उत्पादकता कम है। तीसरा, बाड़मेर में बहुत औद्योगिकरण बहुत कम है, लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। और चौथी सर जो महिला शिक्षा की, बाड़मेर महिला शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। और 5वां सर देखी जाए तो बाड़मेर में पिछले कुछ वर्षों में मादक तस्करी बहुत बढ़ रही है सर, उसको रोकना। पाकिस्तान से आ रही है ये सर, पाकिस्तान और गंगानगर पंजाब जो ड्रोन से आते हैं ये मादक पदार्थ सर, अलग अलग प्रकार है, विभिन्न माध्यमों से होती है सर। युवा लोग भी इसमें आ रहे हैं चपेट में? बिल्कुल, बहुत सर, बहुत ज्यादा नेक्सस बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा ये बताए, सड़क सुरक्षा के बारे में काफी चर्चा हो रही है, अब अखबार भी आया था, तो क्या वास्तव में सड़क सुरक्षा के अभाव जो है उसके लिए कई सारे मौत होती है रास्ते में, कोई जटिल समस्या है? जी सर, सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बढ़िया। इसके पीछे सड़क का बुनियादी ढांचा तथा प्रभावी मॉनिटरिंग का अभाव, और जो डार्क स्पॉट है उनका मानकीकरण नहीं हो रहा है। और दूसरा सर, उनको 0 आवर में पहुंचाया नहीं जा रहा हॉस्पिटल। और उसके अलावा जो नशे की प्रवृत्ति है वो भी सर इसका बड़ा कारण है। हम कुछ कर नहीं रहे, गवर्नमेंट तो कर रही है। आपके जहाँ पे मोड़ है वहां पे लगा रखा है इसमें कि भाई ये मोड़ है, और स्पीड ब्रेकर भी लगा रखा है। और आपके बाड़मेर में सबसे बड़ा सड़क कौन सा है? बाड़मेर में सबसे बड़ा सड़क है सर वो भारतमाला है ना, तो वहां तो तुम्हारी बीडीएन भी है और ये भी है, तो उसमें फिर भी बिल्कुल सर, बाड़मेर में जहाँ दुर्घटना की रेट है बाकी जिलों की तुलना में कम है, क्योंकि सर बेहतर खुली सड़क है। और सर वहाँ एक समस्या वो आती है कि एक्सीडेंट के बाद में जो पहुंचाने के लिए जो हॉस्पिटल की चिकित्सा बुनियादी सुविधाएं वो बाड़मेर में कम है। इस वजह से मौतें ज्यादा होती है, क्योंकि उनको क्रिटिकल अवर्स में वहाँ पहुंचाया नहीं जा सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरे पूछ रहे थे सर आपको कि जैसे प्राइवेट स्कूल गांव में है, जहाँ काम कर रहे हो प्राइवेट स्कूल भी होंगे? अंग्रेजी माध्यम की प्राइवेट स्कूल लिखते ना आजकल जगह, और सरकारी स्कूल भी है। तो सरकारी स्कूल की जो हमारी अध्यापक है और प्राइवेट स्कूल का अध्यापक है, तो इसके तुलना में सरकारी स्कूल अध्यापक में कितना तनख्वाह मिलता है इनको?
जो प्राइमरी स्कूल सरकारी क्या मिलता है पैसा? सर इनको जो सैलरी है वो उनको अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग व्यक्ति विशेष और उनके स्किल के आधार। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, सर उनके टाइम कितना रुपये मिलता है वो? सर मुझे इस बारे में पर्टिकुलर आइडिया तो नहीं है सर, पर प्रत्येक स्कूल की उसकी स्कूल की फीस के अनुसार अलग अलग होती है सर। नहीं, टीचर की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ मैं। अलग अलग टीचर्स की अलग अलग उसकी स्किल, और फिर भी कम से कम कितना होता है प्राइमरी? सर मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपये प्राइमरी टीचर्स की। और ये जो है गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले, गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले जो अंग्रेज मीडियम कहलाता है, सर कितना तनख्वाह देते हैं वो? सर मुझे इस बारे में पक्का आइडिया। तुम्हारे एरिया में है भी कि नहीं ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल? हिंदी? सर बाड़मेर में गवर्नमेंट स्कूल की संरचना बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल है। मेरे गांव में प्राइवेट तो स्कूल, बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में सर। वही पढ़ते हैं जी सर। और क्या स्तर उसका है, शिक्षा स्तर? सर शिक्षा स्तर जो सरकारी स्कूल मेरे ग्राम पंचायत में 2 सीनियर स्कूल है और बाकी प्राइमरी स्कूल है। सीनियर स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा रहा है और जिले स्तर पर भी मेरिट में 10 लड़के आए हैं। और इसके अलावा जो खेलकूद में भी खो खो में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन कर रही है सरकारी। क्या है हमने प्रदर्शन अच्छा किया है? तो राजस्थान में तो ऊर्जा स्रोत है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत से मानते हैं अभी? सर अभी ऊर्जा स्रोत सबसे बड़ा सोलर एनर्जी। सोलर आपके यहाँ पे है जिले में? जी सर, बाड़मेर की शिव विधानसभा में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए गए सर। तो बाड़मेर जिला में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? सर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर समस्या आ रही है कि किसानों को भूमि, जो ओरण भूमि और अन्य जो गोचर भूमि को लेकर विवाद चल रहे हैं, सबसे पहले तो उसका समाधान किया जाए ताकि सरकार द्वारा भूमि आवंटन को लेकर विवाद खत्म किया जाए और स्थानीय लोगों को भी उस प्रोजेक्ट में भागीदारी दी जाए रोजगार में। और तीसरा सर, बंजर भूमि बहुत है बाड़मेर में, अरण और बंजर भूमि, उसका प्रयोग करके सोलर एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है सर। ऑलरेडी है वहाँ पे? बिल्कुल सर। तो अभी सर हाल ही में जो सरकार की योजना है, जो पीएम सूर्यघर योजना और जो सोलर पार्क्स, इसके तहत सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। और जो व्यक्तिगत खेत, अब किसान भी जिनको कृषि भूमि अधिक है और जो सोलर उनका उत्पादन, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है, इसलिए सोलर भूमि को रूप में दे रहे हैं, वो पार्क लगा रहे हैं सोलर। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, उनकी जो है विकास के लिए या उनके हित के लिए सरकार क्या कर चलाती है कार्यक्रम? सर फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केंद्र सरकार का और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 राज्य सरकार का, तो उनमें उनको नौकरियों में 4% आरक्षण दिया है और पदोन्नति में 5% आरक्षण। इसके अलावा उनके लिए बीपीएल और आस्था कार्ड, यदि परिवार में दो लोग 40% से अधिक विकलांगता है, उनके लिए बीपीएल के तमाम सुविधा दी जाती है। इसके अलावा उनको पेंशन दी जाती है, दिव्यांगजन पेंशन। और इसके अलावा उनको एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा में भी उनका नाम है सर। और क्या कर सकते हैं ताकि उनको ये हो? सर दिव्यांगजनों के साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही है उनके सामाजिक भेदभाव की, क्योंकि लोग उनको दिव्यांगता की वजह से उनको अलग महसूस करवाते हैं। इसलिए सामाजिक जागरूकता इसमें सबसे पहला कदम होगा। इसके अलावा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, क्योंकि दिव्यांगजनों में एक सर्वे के अनुसार लगभग 70% दिव्यांगजन आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर है सर। तो उनके लिए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कुछ योजनाएं चली जाए सर। अच्छा, हम आज तो स्वरोजगार की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, है ना? आपके आसपास के जो एरिया है वहाँ कुछ लड़के पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ स्वरोजगारी कार्य हाथ में लेना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से ऋण की क्या व्यवस्था है? सर किस क्षेत्र में? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए राजस्थान में महिलाओं के लिए तो समय सहायता समूह। तुम्हारे आपके गांव में कुछ लड़के हैं, मैट्रिक पास है, आपके उम्र के हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ धंधा करना चाहते हैं स्वयं का, तो उनको ऋण की क्या फैसिलिटी है? लोन की सरकारी कोई है फैसिलिटी? जी सर, सरकार द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया और जो स्टैंड अप इंडिया, जिसमें SC/ST और अन्य युवाओं को, जो 35 साल के तक की आयु के युवा है, उनको 5 से 10 लाख रुपए तक का जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तथा मिला है इसको आपके जानकारी में? जी सर। और मिला है? जी सर। और PM विश्वकर्मा योजना के तहत अभी जो उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए अभी आवेदन किए जा रहे हैं सर। और बैंक से ऋण के लिए? सर बैंक से ऋण लेके मुझे सर भी इस बारे में जानकारी। मुद्रा नहीं? मुद्रा है सर, पर मुद्रा योजना का इतना इम्प्लीकेशन मैंने सर नहीं देखा सर। ठीक।
बेटा थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपको फीडबैक के लिए बुलाएंगे। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? सर मुझे आज थोड़ा एनर्जी कम लगी, मैं रात भर सो नहीं पाया था, ट्रेवल करके आया था सर, तो बोलने में। कहाँ से आ रहे हो ट्रैवल करके? अच्छा बाप रे, रात को? हाँ हाँ, कब है इंटरव्यू? कब है? इंटरव्यू मेरा अभी इस फेज में तो नहीं है सर, अभी इस पीरियड में नहीं है। तभी मेरा फर्स्ट ही मॉक है सर, मैंने पहले मॉक दिए नहीं। हाँ, तो अभी आप और जगह मॉक देने मत जाना, क्योंकि वो सब आपको मिसगाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सब लोग वो हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। पहले सर मैं इसी लाइब्रेरी का स्टूडेंट रहा हूँ, जो अनिल के साथ नहीं पढ़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताओ कि आपको ऐसा लगा अपने खुद के अंदर की स्पीड, आप बोलने की जल्दी बोलते? सर आज मेरी थोड़ी स्पीड जल्दी कम जल्दी बहुत बोलते हैं। इसको थोड़ा सा धीरे करने का। ठीक है सर। क्योंकि हमें कई बार ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं जो आप बोल रहे हो। बोर्ड के अंदर क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बेटा, नंबर ज्यादा लाने के लिए, कि बोर्ड में आपके प्रति इंटरेस्ट जागृत हो, है ना। मतलब मुझे लगे कि भाई यार क्या बच्चा आया है हमारे पास, तो कब होगा वो, जैसे आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। एनर्जी भी आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से एनर्जी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक तो आप हल्के हल्के घबरा रहे थे, और उस घबराहट को कंपनसेट करने के लिए आप बहुत तेजी से बोल रहे थे, तो हमारा कई बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो पहला तो ये प्रैक्टिस करो कि धीरे बोलना है, बिल्कुल धीरे बोलना है, क्योंकि बहुत जल्दी बोलकर आप कन्विंस नहीं कर रहे हो किसी बोल को। रहे हैं ना अभी, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोल रहा हूँ हाँ, आज से, आपको समझ में आ रहा है ये पूरी बात? तो अपने को इतना ही बोलना है आराम से, जल्दी जल्दी बोलो कोई फायदा नहीं होता उसका। एक आपको ये करना है। सेकेंडली, चूंकि आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हो और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आपकी नॉलेज भी अच्छी है, तो अब आपको एक काम जरूर करना चाहिए, जैसे सर ने पूछा, आपने ही पूछा, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको एक बार जाके खुद देखो, जाके देखो, और वहां पे लोगों से पूछो कि भाई हमें बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है इन जगहों पर, है ना। और आपका चूंकि टाइम है, तो एक एक्सपेरिमेंट कर लो जो आपको बहुत बड़ा इंटरव्यू में फायदा देने वाला है। आप एक ग्राम सभा बुलाओ, ग्राम सभा तो आप कभी बुला सकते हो, एक ग्राम सभा बुलाओ, जरूरी नहीं उसके अंदर बहुत सारे लोग आए, 15-20 भी आ जाए, मान लीजिए शाम को बुलाओ, अपना खाना खाने के बाद आएंगे लोग, आ जाएंगे, सब आ जाते हैं, जब ये लोग बुलाते हैं तो आ ही जाते हैं। सरपंच जी को भी बुलाओ, ठीक है, उसमें सरपंच जी को भी बुलाओ, आप भी जाओ, और फिर वहां लोगों से बात करो, और लोगों से बात कर कर पूछो कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं यहाँ की, और फिर उन समस्याओं को पकड़कर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डिस्कशन शुरू करो कि भैया ये हम लोगों ने अभी मीटिंग करी है, जन सुनवाई करी है इनकी, तो ये समस्याएं लोगों ने बताई हैं, तो इस समय इन समस्याओं को अपने को हल करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? अपन कर सकते हैं ना, अपने कोई ऑर्डर नहीं देना, प्यार मोहब्बत से, कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, क्या अपन ये समस्या हल करते हैं तो वाकई में गरीबों का बड़ा फायदा होगा यार। अपन खुद भी तो गरीब ही है, अपन खुद भी तो ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं, इनके लिए कुछ कर दो यार, मौका मिल रहा है अपने को, तो लेट अस डू इट। अगर आपने ये कर दिया बेटा, तो आप ये मान के चल लो, एग्जाम में किसी न किसी तरीके से इस चीज को हमें आगे लेके आना है। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, भाई आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो, अब क्यों आना चाहते हो आप आगे इसमें, भाई क्यों आना चाहते हो? सर ग्रामीण स्तर पर मैंने कार्य करते हुए देखा है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो मैंने काम करते हुए देखा है, लोगों के प्रति जुड़ाव और संवेदनाएं, उनको मैं बेहतर वर्ग स्तर पर कर सकता हूँ इसको सर। और सॉरी सर, मैं भी देता हूँ, मैं समझ नहीं, मान लीजिए आप जो है ना, हर तरह की जो सरकारी ऑफिस से सुविधा मिलती है ना, जी सर, या जो कार्य करवाना आते हैं, उनको अच्छी तरह से, उसको कहते हैं सिटीजन फ्रेंडली जी सर, एटमॉस्फेयर होना चाहिए आपके ऑफिस में। जी सर, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, जहाँ पे कोई भी सिटीजन आता है उसको उसकी समस्या का निराकरण होना चाहिए वहाँ, और सहज सहज होना चाहिए। जी सर, ये चीज आपको लानी पड़ेगी, तो उस ऑफिस में तब कॉन्फिडेंस बनेगा ना लोगों का। फिर ये सर काफी अभी जो हमारे न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है, इसके बाद में मैंने देखा है काफी फर्क भी आया है जो पंचायत में आते हैं, क्योंकि एक तो एज गैप कम होता है, तो लोग आके बताते हैं, जैसे एक तो बुजुर्ग लोग आते हैं जो नरेगा वगैरह योजना के, तो बेटे की तरह से मान के करते हैं काम करना है, क्योंकि पहले के ऐसी धारणा थी कि पंचायत में रहते नहीं थे, जो सेक्रेटरी वगैरह बाहर बैठते थे, अब वो काफी मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, बिकॉज आप बहुत अच्छे हो इसलिए,
हम लोगों ने कुछ क्लासेस यहाँ पे इसकी बनाई है, 12-13 क्लासेस हैं इंटरव्यू के लिए, स्पेशल ये इंटरव्यू के लिए। उनको एक बार जरूर देखो। उन क्लासेस को देखोगे तो आपको एक बड़ा सा अच्छा सा परिप्रेक्ष्य मिलेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको और अधिक योगदान मिलेगा। ठीक है ना, उनको करके देखो आप, बहुत अच्छा लगेगा। और ज्यादा मॉक इंटरव्यूज मत देना, आपको सब कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो कोई इंटरव्यू लिए नहीं कभी भी। वो तो अपना कुछ इधर बैठा लेंगे, किसको इधर बुला के बैठा लिया, इसको बैठा लिया, तो वो अपने हिसाब से जो अफवाहें चलती रहती है ना, उनके आधार पे इंटरव्यू की तैयारी कराते रहेंगे आपको। यहाँ तो हम लोग तो एक्चुअल इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए। उन जगह जा जाके ऊट पटांग कोई चीज बताएं, कुछ ये कर लो, कोई वो कर लेना, अरे भाई टाई भाई बांध के आना भाई। अरे टाई भाई क्यों, ग्राम में आप टाई बांधते हो क्या रोज? नहीं सर, तभी तो मैं सर सिंपल ये पहन के आया था। नहीं पहनना है, जो आप जैसे हो आज उसमें आपके अधिक मार्क्स आएंगे। साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े, आयरन करे हुए कपड़े होने चाहिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी वाड़ी जरूर देख लेना आप। हाँ सर, ये मैं बताऊंगा। हाँ, ये इसको हाँ हाँ मैंने हाँ, अनिल को बोला था रात को शेड्यूल करवाने का, तो उन्होंने बोला कि कल शेड्यूल शेविंग को जरूर करा लेना किसी भी हालत के अंदर। और इसके अलावा तुम परफेक्ट हो, साफ सुथरे कपड़े, जैसे अपने सफेद और काला पहन रखा है, ये पहन लो, हल्की नीली शर्ट पहन लो, अगर आप जो भी रंग आपको अच्छा लगता हो, हल्की बहुत ही हल्की नीली काली पैंट पहन लो, कोई भी जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। बट ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा बहुत सारा कुछ पहन रहे हो। टाई सूट, वो मेरे को सूट भी नहीं करता सर। टाई की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से रिलैक्स होकर आपने बैठ के आंसर दिया है, वो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप बहुत घबरा गए थे, हाँ, एंड में घबरा गया था। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सर मैं और इंटरव्यू दूंगा अभी मौके के। क्योंकि आप जो हो, आपने वो सब कुछ गेन कर रखा है जो कि हमें इंटरव्यू के अंदर एक बच्चे में चाहिए, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो आगे बढ़ना है, और आपका सिलेक्शन क्या बहुत नजदीक हो, इस चीज का फायदा उठाओ। तो क्या होता है, जैसे आगे पसीना आ गया था यहाँ पे, अब ये इंटरव्यू बोर्ड के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनके मन में ऐसा होता है, यार ये आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है। जब अपने पास सब कुछ है तो अपन ऐसा क्यों दिखाएं? ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। और कुछ आप बताना चाहते हैं? नहीं सर बढ़िया, ये थोड़ा आज तो सर ये मैं चेयर में नहीं, ये जो कर रहे हो ना, ये अवॉइड करना, बिकॉज नॉर्मली जो आदमी नॉर्मल होता है ना, ऐसे रखता हूँ, इसमें तो नहीं। नहीं, हाथ रखो ना, कैसे रखने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऐसे ये ठीक है, बट इसको जब आदमी जो थोड़ा नर्वस होता है ना, जब करता है ये करने की जरूरत है, जैसे करता है, वो अवॉइड करना। तुमको तो नर्वस होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। और सर ने बताया कई बार इंटरव्यू में हम जानबूझ को आदमी को जो है ना टेस्ट करने के लिए उसको ऐसे सवाल पूछते हैं, यार तुम कुछ आता ही नहीं यार, तुम क्या करके डालते हो, ऐसे पूछते हैं। तो से आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ये, क्योंकि तुमको दुनिया की सारी जानकारी थोड़ी है, नहीं है ना। तो नहीं साहब, उसको इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो कहेगा नहीं तो यार तो कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, चुपचाप सुनना उसको, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेस्ट करते हैं हाँ, कोई लड़के को, सब ठीक है, सॉरी सर, सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अरे यार तुम कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं, सॉरी सर, दैट्स ऑल। बस रिलैक्स फ्लो के बैठो, जैसे आप बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको बताएंगे ये देखो भाई, हाथ जो है यहाँ रखो इसके ऊपर, बताते हैं ना, सब पागलपन है। ये कहाँ किसी ने लिखा है, बताओ किसने बताया? तुम्हें बिल्कुल जैसे नॉर्मली रिलैक्स होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स, लेकिन हाथ का मूवमेंट अननेसेसरी नहीं करना। वैसे आप यूज कर सकते हो, कभी कभी बताने में, जैसे आपने यूज किया, कभी बताने में यूज कर, वो ठीक है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। बट यहाँ बैठे बैठे करनी चाहिए, और सब बात। तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, थोड़ा स्पीड को कम कर सर स्पीड में काम कर। हाँ, स्पीड को कम कर दो, और स्पीड और थोड़ा सा सोच लिया करो उत्तर देने के पहले। हाँ, 1-2 सेकंड लेके सोच लिया करो कि कौन सा पॉइंट पहले बोलना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बहुत अच्छा है, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, बहुत अच्छा ज्ञान है तुम्हारा। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।